आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं सोनी अवस्थी बीएलएड सेकंड में आज हिंदी की क्लास ले रही हूँ। जैसा कि हमने पिछले दिनों में पढ़ा था, हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उसके बाद में आज हमारा टॉपिक जो है वो है गद्य की विभिन्न विधाएं। हिंदी गद्य साहित्य की विभिन्न विधाएं। अब देखिए, पिछले दिनों हमने पढ़ा है जो काल आदिकाल आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हमने पिछले दिनों उसमें सगुण और निर्गुण को पढ़ा था, किसमें? भक्तिकाल में। उसके बाद में भक्तिकाल के बाद में रीतिकाल आता है। रीतिकाल में सिर्फ अब जीवन परिचय ही इसमें दिखाया गया है। आपकी जो सेकेंड यूनिट में जो रीतिकाल दिया हुआ है उसका विस्तार से चर्चा, उस विषय पर विस्तार से चर्चा हम लोग पिछले बार कर चुके हैं। लेकिन अब आपका इसमें सिर्फ जीवन परिचय दिया हुआ है, जो कि केशवदास और भूषण कवि और बिहारी तीनों के जीवन परिचय आपकी इसमें रीतिकाल में इसके बाद का टॉपिक है। तो जीवन परिचय आप लोगों को याद करना होगा। उसके बाद में आधुनिक काल के अंतर्गत जो है द्विवेदी युग और छायावाद युग को बताया गया। उसको भी हम लोग पिछले दिनों पढ़ चुके हैं, विस्तार से उस पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपकी यहीं से सेकेंड यूनिट खत्म होती है। अब हिंदी गद्य साहित्य की विभिन्न विधाएं जो है ये आपका थर्ड यूनिट में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें है गद्य की विभिन्न विधाएं। तो गद्य की जो विभिन्न विधाएं हैं, उन विधाओं में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कहानी पर। ठीक है, कहानी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आपका टॉपिक ही सबसे पहले कहानी का है। तो हिंदी गद्य की ये कहानी जो है हिंदी गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग आज शुरू से छोटे पर से बच्चे जो है कहानियों के शौकीन होते हैं। जैसे दादी नानी और बाबा और नाना से कहानियाँ सुनते रहते हैं। तो उसी को प्राचीन परंपरा यह रही है और सबसे लोकप्रिय प्रथा है, ये विधा है। ये जो है हमारी ये लोकप्रिय विधा है और यह प्राचीन काल से कहानियों का जो सिलसिला है प्राचीन काल से चला आता है कि हम लोग अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनते हैं, फिर अपने बच्चों को सुनाते हैं, फिर आगे वाली पीढ़ी इसी तरह से कहानियों का प्रचलन इस तरह से बढ़ता रहा है। तो ये जो है गद्य साहित्य की ये सबसे लोकप्रिय विधा है कहानी परस्पर संबंध घटनाओं का वह क्रम है जो किसी परिणाम पर पहुंचता है। कहने का मतलब ये कहानी जो है वो शुरुआत से जब स्टार्ट की जाती है तो वह एक के बाद एक घटनाओं का क्रम उससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, एक के बाद दूसरी घटना, उसके बाद तीसरी घटना, इसी तरह से कहानियों का परस्पर संबंध घटनाओं का वह क्रम है जो किसी परिणाम तक पहुंचाता है। और वो छोटी सी कहानी के अंतर्गत ही पूरा सब कुछ आदि से लेकर अंत तक उसमें समावेश होता है किसी भी विषय का। ठीक है, इस तरह से इसका लक्ष्य क्या होता है? किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना इत्यादि की मार्मिक अभिव्यंजना करना होता है। कहानी का क्या होता है कि किसी घटना, किसी लक्ष्य, किसी पात्र, किसी घटना, भाव, संवेदना इत्यादि की मार्मिक अभिव्यंजना करना होता है। इसका शीर्षक रोचक एवं आकर्षक होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज में रुचि नहीं होती है तो बच्चे उसको पढ़ने में अपना मन नहीं लगाते हैं उसको पढ़ने में, है ना। जब उनकी रुचि उत्पन्न होगी किसी विषय में तभी वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे, है ना। तो इसी तरह से जब कहानी अच्छी होती है, रोचक होती है, सुनने में आनंद आता है, तो या आगे का जानने की जिज्ञासा होती है कि इसमें अंत में क्या होता है। जब शुरुआत हम करते हैं तो शुरुआत से जैसे किसी कहानी का आरंभ हमने किया। ठीक है, जैसे हमने बताया एक राजा थे, उसके बाद उनके 3 रानियां थी, इतना हमने कहा ना। तो जो श्रोता होगा उसके अंदर आगे की कहानी सुनने की जिज्ञासा होगी कि एक राजा थे, उसके बाद उनके 3 रानियां थे, उसके बाद की अगर आप रुक जाते हैं तो उनके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि इसके बाद क्या होता है। तो वो कहानी के अंत तक पहुंचने का जो है उनकी जिज्ञासा बनी रहती है। तो इस तरह से जैसे हमने एक राजा था, उनके 3 रानियां थी, फिर उनके 4 पुत्र हुए। ठीक है, इस तरह से उनके नाम थे राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। ठीक, इस तरह से हम इस कहानी को जैसे आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है। तो वही होगा कि जैसे बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है, ठीक। तो यही होता है कि कहानी का शीर्षक जो है रोचक एवं आकर्षक होता है। कहानी भले ही छोटी हो, एक छोटी रचना होती है, लेकिन उसमें क्या होते बड़े बड़े भाव छिपे हुए होते हैं। कहानी छोटी होते हुए भी उसमें बड़े बड़े भावों का समावेश होता है। बड़े बड़े भावों की व्यंजना होती है, व्यंजना करने में समर्थ होते हैं। कहानी कलात्मक छोटी रचना होती है जो छोटी होते हुए भी बड़े बड़े भावों की व्यंजना करने में समर्थ होती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा मुंशी प्रेमचंद की कहानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां बहुत ही अच्छी हैं और समाज के प्रति, समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको, उनका साक्षात दर्शन होता है उनकी कहानियों में, ठीक है। जैसे एक मंत्र कहानी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी, तो देखिए कितनी अच्छी कहानी थी। ये किस घटना पर आधारित थी? भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है डॉक्टर चड्ढा के न देखने से, है ना। उनको मतलब मनोरंजन इतना प्रिय होता है कि वो गोल्फ खेलने के लिए अपने खेल को आगे रखते, किसी की चाहे जान चली जाए लेकिन वो अपने मनोरंजन को सबसे आगे रखते हैं। यही इसी घटना से देखिए कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। भगत के साथ जो घटना घटित होती है, कुछ सालों बाद उसके बेटे के साथ में वही घटना होती है। लास्ट उसमें वो स्टेज पर होता है, समझ लो उसकी मृत्यु ही हो जाती है, लेकिन उसको क्या होता है, भगत उसको क्या करता है, अपनी मंत्रों के द्वारा उसको जीवित करता है। लेकिन देखिए दोनों में कितना अंतर होता है। एक कहाँ वो गांव का होता है, भोला भाला होता है, गांव के लोग ज्यादातर भोले भाले माने जाते हैं, थोड़ा सा साधारण लोग होते हैं। और शहर के लोग जो होते हैं वो बहुत ही रिजर्व, आज भी यही देखा गया है, बहुत ही रिजर्व रहने वाले होते हैं। वो आस पड़ोस में क्या हो रहा है वो छुपके देख तो जरूर लेंगे, लेकिन वो समस्याओं के अंदर कूदेंगे नहीं। कि अगर कोई 4 लोग मिलकर के किसी को मार रहे हैं तो वो जाके वहां पर उनको ये नहीं बोलेगा कि हाँ छोड़ दे, वो सोचेंगे लाओ हम अंदर जाए, नहीं तो कहीं ये अटैक हमारे ऊपर हो जाएगा, है ना। तो यही घटनाएं समाज की जो समाज में व्याप्त है, मुंशी प्रेमचंद जी ने उसी को उभार करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो यही बताया गया है कि कहानी कलात्मक छोटी रचना होती है जो छोटे होते हुए भी बड़े बड़े भावों की व्यंजना करती है। इसका आरंभ और अंत कलात्मक एवं प्रभावपूर्ण होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि आरंभ भी कितना अच्छा हुआ था कहानी का। आरंभ, इस कहानी को हम लोग कितनी बार भी पढ़ते हैं, पढ़ने में भी अच्छी लगती है, पढ़ाने में भी अच्छी लगती है। ये हमने जब अपने समय में पढ़ा था तब भी हमें बहुत अच्छी कहानी लगी थी, और आज हम पढ़ा भी रहे हैं तब भी ये कहानी बहुत अच्छी। इसका मतलब क्या होता है, इसका आरंभ और अंत कलात्मक एवं प्रभावपूर्ण होता है, ठीक। किसी भी कहानी का आरंभ और अंत प्रभावपूर्ण होता है। उसी तरह से आपने एक और कहानी पढ़ी होगी, पूस की रात। पूस की रात है, और जैसे बूढ़ी काकी है, बूढ़ी काकी भी कितनी अच्छी कहानी थी, वो तो आप लोगों ने 6th 7th में भी आप लोग के सिलेबस में होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कहानी का आरंभ और अंत अंत जो है कलात्मक एवं प्रभावपूर्ण होता है। इसकी कथा वस्तु संगठित और क्रमबद्ध होती है, क्योंकि ये छोटी रचना होती है, उसी में इसको सब कुछ, सारी घटनाओं का समावेश होता है। शुरुआत से लेकर के अंत तक सारी घटनाएं जो होती हैं एक दूसरे से संबंध रहती हैं, और सारी घटनाओं का क्रमबद्ध ढंग से ये प्रस्तुत की जाती है। इसमें जीवन के विभिन्न भावों एवं पक्षों का संवेदनपूर्ण एवं सौंदर्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है जीवन के विभिन्न भाव, मतलब जीवन में आपके कौन कौन से भाव का, किस किस पक्ष का कौन कौन से भाव उभर कर आए हैं। अगर आप सुखी हैं तो उस समय आपका कौन सा भाव उभर कर आया है, और अगर आप दुखी हैं या आप सामान्य हैं तो कौन से भाव आपके उभर कर आते हैं। इन पक्षों का बहुत ही संवेदनापूर्ण और सौंदर्यपूर्ण चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। यद्यप कहानी का प्रधान लक्ष्य क्या होता है, हर विधा का, चाहे वो कहानी हो, निबंध हो, उपन्यास हो, तो क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है मनोरंजन करना। मनोरंजन करना, और मनोरंजन के साथ ही साथ आपको ज्ञान की ओर ले जाना, कि इससे आपको किस ज्ञान की प्राप्ति हुई। अक्सर देखिए कहानी लिखने के बाद में ये पूछा जाता है कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, वो ईदगाह, ठीक है, ईदगाह कहानी है। तो उसमें देखिए कितना ही अच्छा वर्णन किया गया है, किसका, एक बच्चे का अपनी दादी माँ के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इससे हमारे समाज को क्या शिक्षा मिलती है, कोई ना कोई शिक्षा तो हर कहानी का यह लक्ष्य होता है कि हमको किसी न किसी कोई ना कोई हर कहानी से शिक्षा मिलती है हमको,
ठीक है। तो हमारा ये था बुजुर्गों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति क्या हम लोगों का कर्तव्य होता है कि अगर वो कष्ट में है तो उनका कष्ट देखा देखा नहीं जाता है। उस बच्चे के द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी ने देखो हम लोग को कितनी अच्छी शिक्षा दी है कि जैसे वो दो दो पैसे मिलते हैं उसको खाने के लिए, उसकी दादी माँ उसको देती हैं कि इस इन पैसों से आप मेले में जा करके इससे कुछ खा लेना। लेकिन वो अपने दोस्तों को देखता है, कुछ खिलौने खरीद रहे हैं, तो कुछ मिठाइयाँ खरीद कर खा रहे हैं। लेकिन क्या होता उसका ये नहीं, उसने देखा क्या, उसको याद आ गई अपनी दादी माँ की कि दादी माँ जब हमारी रोटियां बनाती हैं तो वो रोटियों के लिए चिमटा उनके पास नहीं है, वो अपने हाथों से रोटियों को पलटती हैं, जिससे क्या होता है उनके हाथ जल जाते हैं। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एक छोटे बच्चे के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने हम लोगों को क्या दिखाया है, हम लोग को यही समझाया है कि हमको अपने बड़ों के प्रति सम्मान रखना चाहिए, दया रखनी चाहिए। दया तो हर मनुष्य के लिए रखनी चाहिए, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर कहानी कुछ न कुछ हमें शिक्षा देती है। लास्ट में पूछते हैं कि इस कहानी के लेखक कौन है और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अपने अनुभव व्यक्त कीजिए। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग होमवर्क में देते हैं, कहानी के बाद में सब पूरी कहानी पढ़ा देते हैं, रीडिंग करा देते हैं, उसका सारांश लिखवा देते हैं, बच्चों से कहते हैं कि इस कहानी से रिलेटिव बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, फिर सबसे लास्ट में क्वेश्चन हमारा यही आता है कि इस कहानी के लेखक कौन है और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, यद्यपि इसका प्रधान लक्ष्य क्या होता है कहानी का, मनोरंजन, लेकिन उसमें मनोरंजन के साथ साथ जीवन का संदेश, पूर्वजों के अनुभव इत्यादि भी निहित होते हैं। ठीक है। जैसे कि पूर्वजों के अनुभव, पूर्वजों के अनुभव का मतलब क्या होता है, हम लोग जब कहानियां सुनते हैं पूर्वजों से, अपने पूर्वजों से, दादा दादी, है ना, बाबा दादी और नाना नानी आदि से कहानियां जब हम सुनते हैं तो वो क्या अपने समय की कभी कभी कहानियां सुनाने लगते हैं, है ना। कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने समय की कहानियां सुनाने लगते हैं कि देखिए पहले के ज़माने में ऐसा होता था, है ना। जब हम छोटे थे तो हमारे ज़माने में ऐसा होता था। तो वो अपने अनुभव भी कहानी के अंतर्गत शामिल करते हैं, है ना। जो कहानियाँ बताते हैं तो वो अपने अनुभव भी उसमें बताते रहते हैं। तो उनसे क्या होता है, हमें पूर्वजों के अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। फिर ये भी बताते हैं कि जैसे आज हम अपने पापा से कोई कहानी सुन रहे हैं तो वो ज़रूर है कि वो कहेंगे ये हमारे दादाजी ने, हमारे पापा जी ने कहानी सुनाई। तो इसका मतलब क्या, आपके दादाजी ने अपने अनुभव बताया था, फिर आज पापा जी उनके अनुभव बता रहे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारे अनुभव चलते रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये पूर्वजों के अनुभव पर आधारित कहानियां भी होती हैं। अगला है, अब देखिए कहानी के यहाँ पे 6 तत्व माने गए हैं। कहानी के यहाँ पर 6 तत्व माने गए हैं जिन पर कहानी आधारित होती है। ठीक है। तो क्या है, कहा कथा वस्तु, कथानक या कथा वस्तु का मतलब क्या होता है, कथानक या कथा वस्तु, उस कहानी में किस चीज, किस घटना का चित्रण प्रस्तुत किया गया है, ये पूरी कहानी का सारा कथा वस्तु उसमें सबसे पहले बताया जाता है। ठीक है। उसके बाद में पात्र या चरित्र चित्रण। अब पात्र जैसे हमने बताया कि ईदगाह कहानी में ले लीजिए, ईदगाह कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, एक तो हामिद है ना, हामिद है और उसकी बूढ़ी दादी माँ है। ठीक है। तो हामिद और दादी माँ 2 पात्र हैं, उसमें मेन पात्र जो है उसमें 2 हैं, और तो उनके दोस्त आते हैं और दर्जी आता है, सभी आते हैं, लेकिन उसमें मेन पात्र जो है वो कौन है, हामिद है और हामिद की दादी है। तो और उनका क्या चरित्र चित्रण होता है ना, उन्हीं के चरित्र को इसमें पूरा दर्शाया गया है कि हामिद का चरित्र क्या है और उनकी दादी माँ का क्या चरित्र रहा है, क्या चरित्र चित्रण उनका है, कि किस तरह का उसमें भाव उन्होंने प्रस्तुत किया है, ये पूरा उन पर प्रस्तुत बताया जाता है उनके ऊपर। ठीक है। अब जैसे भगत, जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र को ले लीजिए, उसमें भगत को कितना सामाजिक एक ग्रामीण पुरुष दिखाया गया है। ठीक है। जिसके अंदर दया और सब कुछ होता है, उसके अंदर दया भी होती है, और जैसे किसी का मतलब दुख नहीं देखा जाता है। किसी के यहाँ बताया गया है ना, किसी के यहाँ अगर छप्पर छुआना होता है या कोई बोझा ढोना होता है तो भगत सबसे आगे रहता है उसमें, है ना। और एक उसी तरह से दूसरी तरफ किसको दिखाया गया है, डॉक्टर चड्ढा को दिखाया गया है। तो वो कैसे पात्र होते हैं, वो एक ऐसे पात्र होते हैं जो कि शहरी परिवेश में रह रहे होते हैं, और वो यही सोचते हैं कि हर दिन यही का उनका तो यही हर दिन ये काम ही होता है कि पेशेंट आता है उसको देखना होता है, मरीज आता है उसको देखना होता
है ना, और मरीज इलाज करना होता है तो वो क्या एक नॉर्मल सी बात ले करके अपने मनोरंजन को आगे रख देते हैं। ठीक है, तो उनका पूरा चरित्र उस हिसाब से दिखाया गया है। तीसरे नंबर पे आता है संवाद या कथोपकथन। अब संवाद या कथोपकथन में क्या होता है, जैसे आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र को ही ले लीजिए। अब उसमें क्या होता है, भगत कुछ कहता है कि बाबूजी हमारा बच्चा है, सातों बेटों में से ये जो आखिरी बच्चा, हमारा 6 बच्चे मर गए हैं, 6 लड़के हमारे नहीं रहे हैं, ये आखिरी बेटा ही हमारा बच्चा है, इसको आप देख लीजिए, बहुत आपकी कृपा होगी, है ना। तो उसके बाद में उसका ये बोलना होता है, तो उस पर कि डॉक्टर चड्ढा क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये हमारे मनोरंजन का समय है ना। इतना कह करके वो चले जाते हैं, गाड़ी में बैठ के और चले जाते हैं। भगत जो होता है वो उसको टकटकी लगाए देखा करता है। तो क्या होता है, ये संवाद एक दूसरे के संवाद होते हैं उसमें। ठीक है, अब होता है वातावरण या देश काल। वातावरण या देश काल का मतलब होता है कि किस वातावरण, कौन सा परिवेश इसमें समाज का क्या दिखाया गया है, किस वातावरण से संबंधित है, ये इसमें कहानी का चौथा तत्व है। उसके बाद में पांचवा है भाषा शैली। किस भाषा शैली में कहानी का सृजन हुआ है, किस भाषा शैली में कहानी लिखी गई है, ये इसका इसमें दिखाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य विषय वस्तु के आधार पर हिंदी की कहानियों का विभाजन। अब देखिए, अब उसके बाद में छठा तत्व कौन सा है, उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, हर कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। समाज के किसी ना किसी वर्ग पर ये व्यंग्य किया जाता है। ठीक है, समाज के किसी न किसी वर्ग पर व्यंग्य किया जाता है। कहानी का मेन उद्देश्य होता है, हर कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि किसी न किसी वर्ग पर व्यंग्य करना। ठीक है, यह मनोरंजन का उद्देश्य होता है। ठीक है, या कोई शिक्षा का उद्देश्य होता है। हर कहानी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर, शिक्षा के उद्देश्य से लिखी गई है, मनोरंजन के उद्देश्य से ली गई है, या हास्य व्यंग्य परक कहानी है, हास्य व्यंग्य के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। कौन कौन से, कथानक या कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, वातावरण या देश काल, पांचवा है भाषा शैली, और छठा है उद्देश्य। भाषा शैली में क्या होता है, किस भाषा में रची गई है कहानी, कहानी में कौन किस किस भाषा का प्रयोग किया गया है, और इसमें कौन सी शैली है, मनोरंजन प्रधान शैली है, संवेदात्मक शैली है, व्यंग्यात्मक शैली है, इस तरह से किस शैली का इसमें वर्णन है, इसका भी ये इसमें पांचवा तत्व है इसका। फिर है छठा है उद्देश्य। उद्देश्य किस, हर कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना। तो जैसा कि हमने पहले बताया है कि हर कहानी किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर के लिखी जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गए यहाँ पर कहानी के 6 तत्व। अब आगे हम देखते हैं कहानियाँ किस किस पर आधारित होती हैं। जैसे है ऐतिहासिक कहानी। ऐतिहासिक कहानी क्या है, जैसे हमारे इतिहास से संबंधित कहानियां हैं, है ना। जैसे हम लोग क्या, अभी हमने आपको बताया ना, ऐतिहासिक कहानी के अंतर्गत क्या है, जैसे हमने अभी उनको लिया, राजा दशरथ को बताया कि राजा दशरथ थे, उनके 3 रानियां थी। ये कहानी, छोटी सी कहानी हम लोग बच्चों को सुनाने के लिए बनाते हैं, थोड़ी सी कहानी उसमें से ले लिया। उनके 4 पुत्र होते हैं। जैसे राम को बताना है बच्चों को कि राम कौन थे, है ना। तो उनको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो बोलते हैं कि एक राजा थे, उनके 3 रानियां थी, उनके 4 पुत्र हुए। चारों पुत्रों के क्या नाम थे, बड़े पुत्र का नाम था राम, छोटे पुत्र का नाम था लक्ष्मण, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न। ठीक है, अब हमें भाइयों के प्रेम को दर्शाना है, तो हम लोग किसको दर्शाते हैं, देखिए भरत और राम का प्रेम, है ना। भाइयों के प्रेम को दर्शाना है तो लक्ष्मण देखिए उनकी परछाई बन करके उनके साथ में हमेशा रहते थे। ठीक है, तो ये तो एक ऐतिहासिक कहानियों से संबंधित हो गई, है ना। ऐतिहासिक कहानियां और भी हम लोग ले लेंगे, अगर मुगलों से लेकर के जैसे बादशाह लोगों की कहानी थे, वजीर थे, वजीर की कहानियां हम लोग ले लेते हैं। ज़्यादातर हास्य से संबंधित कहानियां लेंगे तो वजीर से संबंधित, वजीर और बादशाह के चुटकुले हैं, कहानियां हैं, ले लेते हैं ना। तो इस तरह से ये ऐतिहासिक संबंधित है ना कि उसके बाद में क्या आते हैं, सामाजिक कहानी। सामाजिक कहानियों के अंतर्गत हमने जैसे सबसे अच्छी कहानियां मुंशी प्रेमचंद की ली, बूढ़ी काकी है, और मंत्र लिया था कहानी, और वो क्या है उनका हामिद वाली जो कहानी नहीं है, ईदगाह कहानी को ले लिया। तो ये क्या है, ये समाज पर आधारित कहानियां है। फिर है दार्शनिक कहानी।
दार्शनिक कहानी, फिर यथार्थवादी कहानी, उसी तरह से प्रतीकवादी, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी आदि। इस प्रकार से कहानियाँ होती हैं। मतलब ऐतिहासिक कहानी होती है, सामाजिक कहानी होती हैं, दार्शनिक, यथार्थवादी, प्रतीकवादी, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान आदि प्रकार से हो सकता है। कहानियों का जो भी है विभाजन किया गया, हिंदी की कहानी का विभाजन जो किया गया है, तो वो क्या है, ऐतिहासिक, सामाजिक, दार्शनिक, यथार्थवादी, प्रतीकवादी, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान आदि प्रकार से हो सकता है। अब है कहानी के तत्वों की प्रधानता। कहानी के तत्वों के प्रधानता के आधार पर इसका विभाजन घटना प्रधान, समस्या प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान और वातावरण के अनुसार किया गया है। जैसे कि हमने बताया तत्व जो ऊपर अभी हमने बताया है कि कहानी किस किस पर आधारित होती है। जैसे हमने घटना प्रधान कहानी बताई है ना। घटना प्रधान कहानी में जैसे क्या है, भगत के संग एक घटना घटित हुई थी, ठीक है, पहले घटित हुई थी, उसके बाद में डॉक्टर चड्ढा के, उसके बाद में धीरे धीरे यही क्रम चलता है, फिर डॉक्टर चड्ढा के साथ में एक घटना घटित हुई, ठीक है। जैसे कि भगत का भी बेटा मर गया था, है ना, उसके बाद में डॉक्टर चड्ढा का भी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर उसका बेटा था, है ना। तो इस तरह से कैलाश, डॉक्टर चड्ढा के बेटे का नाम था कैलाश, वो भी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर था। लेकिन क्या था, दोनों में अंतर इतना ही था कि ये घटना ही घटित हुई थी भगत के साथ में, और उसके बाद में अब किसके साथ में घटित हो रही थी, लास्ट में डॉक्टर चड्ढा के बाबू के साथ में, ठीक है। तो ये हुई घटना प्रधान कहानी। फिर है समस्या प्रधान कहानी। समस्या प्रधान कहानी अब जैसे ले लीजिए बूढ़ी काकी को ले लीजिए। बूढ़ी काकी की समस्या क्या थी, बूढ़ी काकी ने अपना सब कुछ बेच बाच के, खेत वेत जो भी था बेच के, उन्होंने क्या किया था, अपने बुढ़ापे को सेफ रखने के लिए अपने भतीजे को चुना था। और उन्होंने क्या किया था, अपना सारा कुछ बेच बाच के क्या किया था, अपने भतीजे के नाम करवा दिया था। और पंचायत में यह कहा था कि इसके बदले में हमको आजीवन खाना, कपड़ा और हमारी सेवा सब कुछ करे। लेकिन लालच बस उसने क्या किया, लालच, ये बूढ़ी काकी की कहानी नहीं है, ये तो उसकी है, हाँ हाँ, ये बूढ़ी काकी की। फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऐसा ना करके उसकी बीवी जो थी, उसके भतीजे की जो बीवी थी, वो बहुत ही लालची थी। वो क्या करती, बचा खुचा बूढ़ी काकी को देती थी, कमरे में बंद रखती थी। मेहमान आते थे या कुछ भी होता था, उनके यहाँ कोई फंक्शन होता था, तो उसके लिए वो सबसे पीछे कमरे में उनको बंद कर देती थी। तो ये क्या हुई, एक समस्या प्रधान कहानी थी, ठीक है। इसमें समस्या दिखाई गई है, समाज की समस्याएं दिखाई गई हैं कि किस तरह से इंसान अपने बुढ़ापे को सेफ रखने के लिए अपना सब कुछ बेच बाच के उसके नाम कर देता है, फिर दो वक्त खाने के लिए वो बेचारा तरसता रहता है। इसमें बूढ़ी काकी को इसमें माध्यम बना करके ये दिखाया गया है, ये समस्या प्रधान कहानी है। फिर है चरित्र प्रधान कहानी। चरित्र प्रधान कहानी को ले लिया जाए तो इसमें क्या है, इसमें एक चरित्र भी दिखाया गया है। जैसे बूढ़ी काकी का चरित्र है, या उसकी बीवी का है, भतीजे का है, कितना लालची चरित्र भतीजे का दिखाया गया है, या उसकी भतीजे की बहू का है, जो वो चरित्र बहुत ही लालची प्रकृति का दिखाया गया है। फिर भाव प्रधान कहानी। भाव प्रधान कहानियों में भावनाएं दिखाई गई हैं, जैसे सुख दुख की भावनाएं हैं, भावनाओं को व्यक्त करना है, वातावरण के रूप में किया जाता है। भाव प्रधान एवं वातावरण के रूप में भी कहानियों का सृजन हुआ है। कहानी लेखन में प्रायः कथात्मक, आत्मचरित्र प्रधान, पत्रात्मक, डायरी, नाटकी इत्यादि मिश्रित इत्यादि शैलियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहानियों में जो है कथात्मक, आत्मचरित्र प्रधान, पत्रात्मक, डायरी, नाटकी, मिश्रित इत्यादि शैलियों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम पहुँचते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है। देखिए, इस पर विवादास्पद यह रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे कहा जाए। कुछ लोग तो कहते हैं इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी ही प्रसिद्ध और पहली कहानी है, प्रथम कहानी है ना। और कुछ लोगों का कहना है कि इंदुमती कहानी है, किसकी, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती, है ना। ये एग्जाम में भी आ सकता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, रानी केतकी की, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, दुलाई वाली, और इस तरह से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी है, 11 वर्ष का समय, ठीक है। 11 वर्ष का समय जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है,
ये भी कहानी विवादास्पद रही है, कुछ लोग इसे भी मानते हैं कि प्रथम कहानी है। तो इस तरह से हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी के का जो विषय रहा है वो विवादास्पद रहा है। कुछ लोग इसी इंसान खां की रानी केतकी की कहानी मानते हैं। अब जैसे हम लोग जब हाई स्कूल का पढ़े हैं, हाई स्कूल में तो ज़्यादातर रानी केतकी की कहानी ही पढ़ने में आता था कि यही कहानी यहाँ क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी है। फिर इंदुमती, लेकिन आज के बुक्स जो उठा के देखेंगे तो उसमें इंदुमती ही पहली कहानी मानी जाती है। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी ही जो है वो प्रथम कहानी मानी जाती है। उसके बाद में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी कौन, अब इनमें बंग हाँ दुलाई वाली में से कौन सी प्रथम कहानी है, यह विषय बहुत ही उलझा हुआ है। ठीक है, इन तीनों कहानियों में यहाँ पे क्या है, रानी केतकी की कहानी, इंदुमती और दुलाई वाली, इन तीनों कहानियों में कौन सी प्रथम कहानी है, यह बहुत ही उलझा हुआ यहाँ पर विषय बताया गया है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इंदुमती को ही प्रथम कहानी माना जाता है। उसके बाद में है, लेकिन अब इसमें देखिए, लेकिन क्या सर्वमान्य है कि सन 1900 ईस्वी से कहानी की रचना प्रारंभ हुई थी। कहानी की रचना जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1900 से आज तक का समय क्या माना जाता है, आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। 1900 से लेकर के जो आज तक का समय है वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो था हिंदी कहानी का प्रारंभ इसी सन से माना जाता है। 1900 से ही हिंदी कहानी का प्रारंभ माना जाता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद, जयनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर जैसे समर्थ लेखकों की लेखनी से निकली कहानियां हिंदी कथा साहित्य की अमूल निधि हैं। कहने का मतलब ये है, ये तीन कहानियों के अलावा भी जो लेखक हैं जिन्होंने अपनी कहानियां लिखी हैं, तो इन्होंने ये भी जो है ये हिंदी कहानी की विधा को के लिए एक अमूल्य निधि के रूप में हमारे सामने आई हैं। इनके द्वारा रचित जो कहानियां हैं वो हिंदी कथा साहित्य की एक अमूल्य निधि है। ठीक है, मतलब ये कहानी विधा की अमूल्य निधि है। इन लेखकों के द्वारा रचित लिखी गई जो कहानियां हैं वो एक अमूल्य विधा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी हम लोग कुछ कहानियां हम लोग मतलब और भी लेखक जो हैं जिन्होंने कहानियां लिखी हैं, तो इन लेखकों की कहानियों के अंतर्गत हैं, जैसे कि आप लोग को आज हम बता रहे हैं कि जैसे इन लोगों की कहानियां और भी मतलब लेखक हैं जिन्होंने कहानियां लिखी हैं, उनकी कहानियों को भी आज आप लोग जरा देख लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आंधी कहानी ज़्यादातर पूछी जाती है, आंधी कहानी के लेखक कौन है, तो आंधी कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है आंधी कहानी के लेखक हैं। उसके बाद में आकाशदीप, इन कहानियों के लेखक और ये कहानियां याद करने वाले की, क्योंकि ये आगे भी आप लोगों को काम आएंगी, क्योंकि कहानियों के लेखक ज़्यादातर राइटर पूछे जाते हैं। जैसे आकाशदीप लिखा है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें से आकाशदीप कहानी किसकी है, तो किसकी है, जयशंकर प्रसाद। आंधी और आकाशदीप दोनों कहानियां किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं। फिर इंदुमती तो अभी हमने बताई है, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, पहली कहानी मानी जाती है, जिसके लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी है। फिर है इंद्रजाल, इंद्रजाल भी जयशंकर प्रसाद की है। इंद्रजाल किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। और फिर है 11 वर्ष का समय, ये भी जो है 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है, रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, 11 वर्ष का समय जो है रामचंद्र शुक्ल की है। फिर चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी की है। और पुरस्कार पुरस्कार कहानी भी आप लोग पिछले उसमें पढ़ चुके हैं, 9th या हाई स्कूल में किसी में है पुरस्कार कहानी, तो ये भी जो है जयशंकर प्रसाद की है। मुंशी प्रेमचंद की तो अभी हमने पूछ की रात बताई थी कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध घटना प्रधान कहानी है। ठीक है, उन्होंने समाज को इसमें दर्शाया है, समाज के उस समय की व्यथा को दर्शाया है। पूस की रात, जब ठंड की रात होती है ना, तो उसमें क्या होता है, खेतों में लगा करके, खेतों में वो बांध करके बेचारा अपनी फसल बचाने के लिए किसान क्या करते हैं, अपनी फसल को बचाने के लिए, जाड़ा हो या गर्मी हो, धूप हो, उसकी रक्षा के लिए वहीं पे खेतों में ही वो बैठे रहते हैं। ठीक है,
उसकी रक्षा किया करते हैं फसल की, वही उसमें दिखाया गया है। समाज की दशा का वर्णन किया गया है पूस की रात में। ठीक है, तो ये भी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। फिर है शतरंज के खिलाड़ी, ये भी कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद की है। फिर है प्राणों का सौदा, श्री राम शर्मा। प्राणों का सौदा किसकी है? श्री राम शर्मा की है। उसके बाद में है मानसरोवर। मानसरोवर भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। उसके बाद में रानी केतकी की कहानी, जैसा कि हमने बताया इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां की कौन सी कहानी है? रानी केतकी की। प्रेमांजलि प्रेमचंद की। अब इन कहानियों के लेखक हमने इसलिए बताए हैं ताकि कभी भी कोई भी एग्जाम आप दीजिए, इन कहानियों के अगर लेखक पूछे जाएंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। आंधी और आकाशदीप किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। इंदुमती अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि सर्वप्रथम कहानी मानी गई है जो इंदुमती। ठीक है, तो इसके लेखक तो कभी नहीं भूलने चाहिए, किशोरी लाल गोस्वामी, है ना। उसके बाद में इंद्रजाल। इंद्रजाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। 11 वर्ष का समय इसके रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर पुरस्कार जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। पूस की रात प्रेमचंद। फिर शतरंज के खिलाड़ी भी किसकी है? प्रेमचंद की है। और प्राणों का सौदा श्री राम शर्मा की है। और मानसरोवर, मानसरोवर किसकी है? प्रेमचंद की है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां। ठीक है, फिर प्रेमांजलि। प्रेमांजलि किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कहानी पर, हमने किस विषय पर चर्चा की है आज? कहानी, जो कि हिंदी गद्य साहित्य की विधा है। हिंदी गद्य की विधा है, विधाओं में से सर्व प्रमुख विधा है और ये सबसे छोटी है। कहानी क्या मानी जाती है? हिंदी गद्य साहित्य की छोटी विधा है, लघु विधा है, जिसमें क्या होता है, उसी समय सारे पात्रों का उसमें वर्णन होता है, घटनाओं का वर्णन किया जाता है और लास्ट में परिणाम तक पहुंचते हैं, जैसे हिंदी मूवी में होता है। शुरुआत होती है, उसके बाद उसी में कई जन्मों की कथा उसमें बता दी जाती है और लास्ट में क्या होता है, कई जन्मों की कहानियां उसकी आ जाती हैं, लास्ट में परिणाम तक उसमें पहुंच जाया जाता है। इसी तरह से कहानियों का भी आप ले लीजिए। कहानी क्या होती है? शुरू से ले करके उसके अंत तक के परिणाम तक पहुंच जाया जाता है। छोटी है लेकिन भाव बड़े बड़े इसमें भाव छिपे हुए होते हैं। छोटी होते हुए भी इसमें क्या है, बड़े बड़े भाव छिपे होते हैं। और एक समाज में घटना प्रधान, ये क्या है? घटना प्रधान, समस्या प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान कहानी है। ठीक है, इस तरह से आज हम लोगों ने कहानी पढ़ी है। कहानी के बाद में कल हमारा टॉपिक, अगला टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे। आज हमारा बस यहीं पे कहानी वाला टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है।